तो आज के सेशंस में हम लोग रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को क्या करते हैं, एनर्जी में, यानी कि हमारा सेल चेंज करता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। द रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शंस के बिहाफ पे अगर इसको देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशंस होता है और इस कारण से इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो प्रोसेस है इट टेक प्लेस ऑन द साइट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की साइट पे होता है और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है ना, वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जैसे जैसे सेल को इसकी जरूरत पड़ती है इसका यूज करता रहता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं। सो बेसिकली जो रिस्पिरेशन है ये दो स्टेप में हमारा पूरे तरीके से होता है। एक पहला जो स्टेप है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली हमारा जो डाइजेशन हो रहा था, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था, हमारा प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा था और हमारा जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा था। तो और जो न्यूट्रिएंट्स थे, दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, दूसरे वर्क में यूज हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसाइजेशन में यूज हो जाता है। बट यहाँ पे जो ग्लूकोज है हमारा, इससे बेसिकली हमारे सेल को एनर्जी मिलती है। समझ में आ रही है बातें? तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में ग्लूकोज हमारा पाइरूवेट में ब्रेक होता है। ठीक है, ग्लूकोज किस में ब्रेक होगा, पाइरूवेट में। समझ में आ रहा है। सो ग्लूकोज हमारा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है और पाइरूवेट उससे सिंपलर है। सो जब ग्लूकोज हमारा पाइरूवेट में ब्रेक होगा तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है रेस्पिरेशन का। ठीक है, और ये हमारे सेल के कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, फर्दर हमारा पाइरूवेट फिर से ब्रेक डाउन होता है और इससे एनर्जी हमें, यानी कि हमारे सेल को या जितने भी टाइप के सेल होते हैं उनको मिलती है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो पाइरूवेट है इसको पाइरूविक एसिड भी कहते हैं और पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट फर्दर जो है अलग अलग पाथवे में ब्रेक होता है जिसको हम लोग अभी समझेंगे। तो पहले हमारा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल्स था साइटोप्लाज्म के अंदर में, पाइरूवेट में ब्रेक हुआ। पाइरूवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का क्या है, 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे थोड़ी एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब अगर आपके सेल के अंदर में या किसी भी सेल के अंदर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो इस प्रेजेंस में हमारा पाइरूवेट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक होगा। मोस्ट ऑफ द सेल में इसी पाथवे के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। मोस्ट ऑफ द सेल, चाहे वो ह्यूमन सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, ठीक है ना, हमेशा ही ग्लूकोज इस तरीके से एयर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक होता है और इस पाथवे को हम लोग कहते हैं एरोबिक पाथवे या कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। Since this respiration is taking place in the presence of oxygen, that's why it is called aerobic. But अगर आपके पाइरूवेट को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, तो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग के मस्कुलर सेल्स में सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशंस, इस सिचुएशंस में रेस्पिरेशन होगा। बाकी के सेल्स में अगर ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। बट मसल्स के सेल में अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं और ये ब्रीद इन ब्रीद आउट से ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाता है और लंग्स से हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता हुआ हमारे सेल तक पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ रही है। और सेल के पास अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो पाइरूवेट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बट कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हमारे मसल सेल्स में होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। बट लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस कब होगा, जब हम लोग कोई विगोरस एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, या कोई स्पोर्ट्स ऐसा गेम ऐसा है, ठीक है, जिसको कॉन्टिन्यूसली हम लोग खेले जा रहे हैं और क्या हो रहा है कि एनर्जी की कॉन्टिन्यूस हमें जरूरत पड़ती जा रही है
और जैसे मान लो कि बहुत तेजी से आप दौड़ रहे हो तो आपका क्या होगा, ब्रीदिंग रेट काफी फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए दौड़ने के लिए। तो उस सिचुएशंस में जब आप मूवमेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा सेल एक्टिव होता है, तो मसल सेल्स एक्टिव होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी मसल सेल्स को ही जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो जाता है, और फास्टली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशंस में अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो पायरुवेट हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस सिचुएशन में लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स को क्रैम्प कर देता है, और क्रैम्प आ जाने के बाद आप जैसे ही हिलोगे या डुलोगे या मूवमेंट करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, तो जब भी स्पोर्ट्स पर्सन को क्रैम्प जो आता है तो यही एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके या स्पोर्ट्स पर्सन के मसल सेल्स में होता है, जिसके कारण क्या है, क्रैम्प आता है। ठीक है, तो ये दूसरा जो पाथवे है सिर्फ और सिर्फ हमारे मसल सेल्स में हो सकता है। अब एक तीसरा भी पाथवे है, तो ईस्ट के सेल में ये पाथवे होता है। ठीक है ना, ये ह्यूमन सेल्स में नहीं होगा, प्लांट सेल्स में नहीं होगा। इस सेल्स में ऑक्सीजन के अनअवेलेबिलिटी में, ऑक्सीजन अगर अनअवेलेबल भी है तो इस सिचुएशंस में क्या होगा कि हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, और ईस्ट सेल में हमारा पायरुवेट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? आप कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन को दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक का दो पाथवे है और एरोबिक का एक ही पाथवे है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिटरेचर में लिखा हुआ है, जरा इसके गो थ्रू चलते हैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, this type of respiration happens in the presence of oxygen. Pyruvic acid is converted into carbon dioxide. Energy is released, and water molecule is also formed at the end of this process. ठीक है, but anaerobic respiration में क्या होगा, this type of respiration happens in the absence of oxygen. Pyruvic acid either converted into ethyl alcohol और lactic acid, या तो ये इथेनॉल में होगा ये लैक्टिक एसिड में होगा। अगर लैक्टिक एसिड में है तो मसल सेल्स में हो रहा है, और इथेनॉल में है तो ईस्ट के सेल में हो रहा है। तो इस तरीके से रिस्पिरेशन प्रोसेस से हर एक सेल को एनर्जी मिलती है। हमारे सेल के अंदर में मोस्ट ऑफ द केस में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, और कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स के अंदर में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनता है और हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, ये पाथवे याद कर लेना है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे रिस्पिरेशंस को चलाने के लिए हमारे शरीर में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रिस्पिरेशन हो पाता है। जिस तरीके से डाइजेशंस को चलाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसी तरीके से रिस्पिरेशंस को चलाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, तो वो कुछ ऐसा है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के नीचे में एक फायरेक्स है, उसके नीचे में वॉइस बॉक्स है जिसको लैरिक्स कहते हैं, फिर ट्रैकिया रिंग लाइक कार्टिलेज है, फिर यहाँ पे हमारे दो लंग्स है, और रिंग लाइक कार्टिलेज फिर दोनों ही लंग्स के तरफ डिवाइड हो रहा है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो रहा है जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे बबल लाइक सैक होता है। ठीक है, इसका गुच्छा होता है बबल्स का, ऐसे ऐसे करके, जिसको हम लोग अल्वियोली कहते हैं। ये अल्वियोलर सैक होता है, और इसी सैक पे क्या होता है, हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन लंग्स के कैपिलरी में चला जाता है, और लंग्स के कैपिलरीज के अंदर में जो ब्लड है जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अल्वियोली के थ्रू हमारे ब्रोंक्यूल्स में आता है, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद हमारे ट्रैकिया में, फिर लैरिक्स, फिर फायरेक्स, फिर नेजल कैविटी से बाहर आ जाता है। समझ में आ रही है बातें? अब एक एक करके इसके हर एक कंपोनेंट को समझते हैं। ठीक है, सो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ लंग्स। दीज आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स which open on the outside of the nostril. Following are the main structure in the human respiratory systems. ठीक है, so nostrils, there are two nostrils which converge to form a nasal passage
ये दोनों नोजिस्ट्रिल क्या है हमारा यहाँ पे कन्वर्ज हो जाता है, आगे जाके जुड़ जाता है, ठीक है। इन द इनर लाइनिंग द नोजिस्ट्रिल इज लाइंड बाय द हेयर, ठीक है, हमारे नोजिस्ट्रिल के अंदर में हेयर्स होते हैं एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू द म्यूकस, और ये जो हेयर होते हैं ये भींगे हुए रहते हैं, किसके कारण, म्यूकस सेक्रेशंस के कारण। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट, तो आप जब एयर को इनहेल करते हैं तो एयर के अंदर में जो डस्ट होता है वो लंग्स में नहीं जाए, और इस कारण से ये वेट जो हेयर होते हैं वो स्टिकी होता है, तो पार्टिकल्स उसमें स्टिक हो जाता है, ठीक है। Dust particles out from the inhaled air. Further air is warmed up when it enter in the nasal passage. Pharynx क्या है? तो pharynx के बारे में क्या है? It is a tube-like structure which continues after nasal passage. ठीक है? Larynx क्या है? This is a part. This part comes after the pharynx. This is also called voice box. Larynx को आप क्या कहते हैं? Voice box भी कहते हैं। अब क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, रिंग लाइक कार्टिलेज है, कार्टिलेज का बना हुआ है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेजिनियस रिंग प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब इसमें एब्सेंस नहीं रहेगा तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको कोलैप्स करने से बचाता है। ब्रोंकाई क्या है, अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम आउट फ्रॉम द ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद पेयर ऑफ ब्रोंकाई है, ठीक है, विथ वन ब्रोंकियस गोइंग टू ईच लंग, और एक एक ब्रोंकियस क्या है, एक एक लंग्स में गया हुआ है। ब्रोंक्यूल्स, a bronchus divided into the branches and sub branches inside the lungs, and these sub branches is known as bronchus, ठीक है। alveoli, there are air sac at the end of the bronchioles. The alveolus is composed of very thin membrane and is the place where the blood capillaries open, जहाँ पे blood capillaries क्या होता है, open होता है। This is alveolus where the oxygen mixes with the blood and carbon dioxide exit from the blood. The exchanges of the gases in alveoli takes place due to the pressure differential. Pressure differential के कारण क्या होता है, lungs जब contract करेगा तो एयर क्या होगा आपका ब्रोंक्यूल्स में इंटर करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करके बाहर चलाएगा, और जब आपका लंग्स एक्सपेंड करेगा तो एयर प्रेशर लंग्स का क्या होगा, कम होगा, और उस समय आप इनहेल करेंगे और एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हमारे लंग्स तक पहुंचेगा। समझ में आई बातें या नहीं आ रही है? ठीक है, तो दो मैकेनिज्म है, एक है ब्रीद इन और ये ब्रीद आउट। ये दोनों ही प्रोसेस क्या करता है कि हमारे ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में हेल्प करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, वही ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है। तो कैसे ये सारी चीजें होगी, तो कह रहा है ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टिलिस मसल्स, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो दो तरीके के मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता है, या कह सकते हैं दो कंपोनेंट है, एक है डायफ्राम है और दूसरा क्या है, इंटरकोस्टिलिस मसल्स है, जो आपके लंग्स के या कह सकते हैं रिब्स के मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। द डायफ्राम इज द मेम्ब्रेन विच सेपरेट द थेरोसिस चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमेनल कैविटी। ये डायफ्राम एक मेम्ब्रेन होता है जो हमारे थेरोसिस चैम्बर को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है। यहाँ से ऊपर जो कैविटी है इसको थेरोसिस चैम्बर कहते हैं, और इसके नीचे की कैविटी को क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और बीच में हमारा क्या है, डायफ्राम, ठीक है। सो व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन, जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो ये कुछ ऐसा होता है, डायफ्राम ये ऊपर जाएगा तो ऐसे होगा, नीचे आएगा तो ऐसे होगा, ठीक है। तो जब नीचे आएगा तो हमारा लंग्स क्या है, एक्सपेंड करेगा, हमारा रिब केज होगा, क्या होगा, रिब्स बाहर की तरफ होगा, और लंग्स में प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और इस तरीके से आप इनहेल करोगे। बट जब जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से डायफ्राम हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे होगा, तो जब ये ऐसे होगा तो पूरा रिब केज क्या होगा, रिब्स मूव्स बैक। अब जब ये रिब केज आपका मूव बैक करेगा तो लंग्स के अंदर में क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और इस प्रेशर के ज़्यादा होने के कारण आपका जो एयर है वो एक्सेल होगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है
When the diaphragm moves down, the lungs expand and air is inhaled, क्योंकि lungs के expand करने के कारण यहाँ पे air pressure कम हो जाएगा और इस तरीके से inhalations होगा, ठीक है। So the lungs expand and air is inhaled. When the diaphragm moves up, the lungs contract and air is exhaled due to the increase in pressure, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा inhalation और exhalation हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। छोटा सा एक पॉज लेते हैं, फिर आप लोगों को आगे बताते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।